हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिजिक्स के लेक्चर 3 में आज हम लेकर के आए हैं रेस्ट एंड मोशन, विराम तथा गति के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विराम तथा गति के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस में ना कि केवल 10 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो उसी की सीरीज में से आज हम टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के। कि घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी होती है। हमसे पूछ रहा है कोई वस्तु मैक्सिमम किस स्पीड से चल सकता है। तो देखिए कोई भी वस्तु जो होता है वो मैक्सिमम सन की लाइट की स्पीड से चल सकता है, उससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता। सन की लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। यदि कोई पिंड मंदन त्वरण के साथ चलता है तो उसका वेग क्या होगा? मंदन त्वरण का मतलब होता है उसकी स्पीड कम हो रही होगी, उसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो यदि कोई वस्तु त्वरण जो है उसका नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सीलरेशन से चलता है तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगी? घटेगा, बढ़ेगा, एक समान रहेगा, दुगना हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी बात है। आपसे कहा जाए आपने स्पीड बढ़ा ली और स्पीड बढ़ाने के बाद अब आप स्पीड को ना बढ़ाओ, उसी स्पीड से क्या वो चलती रहेगी? नहीं, वहां पर क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। और जब रिटार्डेशन होगा तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और रुकने का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो मंदन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ठीक है। तो यदि कोई पिंड मंदन त्वरण के साथ चलता है तो उसका वेग घटता है। दूसरा नंबर, इसके बाद क्वेश्चन है ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कह रहे उसका त्वरण क्या होता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर उसके बाद एक पोजीशन में उसका वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, तभी तो जाकर के एक पॉइंट पे 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी कितनी होगी? 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी स्पीड से चल रहा है तो उसको अगर रोकना है तो ऐसा तो है नहीं कि जहां हम ब्रेक मारेंगे वो अचानक रुक जाएगी, उसको रोकने के लिए कुछ दूरी चलनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम ट्रेन की बात कर ले, ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है तो उसको रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत होती है। वहीं पर हम बात कर ले साइकिल की, साइकिल कम स्पीड से चलती है तो उसको ब्रेक लगाने पर थोड़ी सी कम दूरी में रुक जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? जो रुकने की दूरी है वो हमारी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो हमसे यही कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया वो 50 के वेग से चल रहा है तो मान लिया वो 5 मीटर ब्रेक लगाने पर वो 5 मीटर की दूरी पर जाने पर रुक जाती है। तो कह रहा अगर वही 100 की स्पीड से चलने लगे, 100 की स्पीड से चलने लगे तो उसे कितनी दूरी ट्रेवल करनी होगी रुकने के लिए? तो हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए v² होता है u² + 2as। v² क्या होता है? u² + 2as। तो इसका मतलब देखिए क्या है? रुक रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और अगर रुक रही है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। तो हम फार्मूला लगाएंगे v² u² - 2as। तो देखो ध्यान से, v हमारा हो गया 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये हो गया 0 = u² - 2as। तो यहां से आया 2as = u²। तो हम लिख सकते हैं
एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। एस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? यू स्क्वायर के, क्योंकि ये 2a हटा दिया तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। मतलब जो एस है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल ही होगा। तो वेग दुगना कर रहे हैं, वेलोसिटी दुगना कर रहे हैं, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 गुनी। तो किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसे रुकने की सापेक्ष दूरी 4 गुनी हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। कह रहा है एक समान वृत्तीय गति, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है इस तरीके से, तो कह रहा है बताओ उसमें क्या होता है? एक्सेलेरेशन। कह रहा है परिमाण तथा दिशा दोनों में नियत होता है। परिमाण तथा दिशा दोनों में नियत होता, हमसे कह रहा है परिमाण में नियत। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मतलब दिशा। तो हमसे कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहती है क्या? या फिर ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है और त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, रेडियस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होती रहती है। या फिर कह रहा है तीसरा ऑप्शन है परिमाण में परिवर्ती व दिशा में नियत। या फिर ये कह रहा है बताओ मैग्नीट्यूड बदलता रहता है, डायरेक्शन सेम रहती है। या फिर कह रहा है चौथा बताओ कि परिमाण और डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहते हैं। तो आप देखिए जैसे अगर इसको हम ऐसे सर्कुलर मोशन इस तरीके से करा रहे हैं, तो जब एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है तो मतलब मैग्नीट्यूड तो बदलने वाला नहीं है, तो मतलब क्या हो? परिमाण तो बदलेगा नहीं। तो परिमाण में परिवर्ती, परिमाण ये परिवर्ती, ये दोनों तो गलत हो गए। इतना तो क्लियर है कि परिमाण नियत रहेगा, तो परिमाण नियत हमारा यहाँ पे है। लेकिन अब यहाँ पर भी नियत है, यहाँ पर भी नियत है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अभी कंफर्मेशन तो हुआ नहीं है। तो एक चीज और है, अब देखिए जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जब हम सर्किल खींचते हैं तो सर्किल के हर पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, और उस टेंजेंट की डायरेक्शन पहले वाली टेंजेंट की डायरेक्शन के सेम नहीं होती है। मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो वो लगातार सर्किल के केंद्र की ओर झुकता हुआ जाता है। मतलब क्या हुआ? त्रिज्या की अनुदिश मुड़ता हुआ जाता है, मतलब डायरेक्शन बदलती है। तो क्या हो गया? परिमाण में नियत तथा त्रिज्या के अनुदिश। मतलब यही हमारा ऑप्शन होगा कि मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन रेडियस के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया? 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा सही हो गया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस इंटरवल इन 5 सेकंड? अब हमसे कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। यहाँ पे एक चीज और आपको जोड़ना है, विरामावस्था से। एक वस्तु विरामावस्था से, यहाँ पे लिखेंगे विरामावस्था से। विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब क्या होता है? ये हमारी रेस्ट पोजीशन से चल रही है। रेस्ट का मतलब क्या है कि जिस समय वो चलना स्टार्ट करती है उसकी वेलोसिटी vu क्या होती है? 0। तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए हमारा एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे क्या? दूरी का फार्मूला होता है s = ut प्लस हाफ at²। क्या होता है? ut प्लस हाफ at²। तो देखिए s = ut प्लस हाफ at² लगाएंगे तो s हमें निकालना है विरामावस्था, मतलब कि रेस्ट से रेस्ट पर u 0 होता है, तो 0 इंटू समय है 5 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू 5 इंटू 5। तो अब देखिए t की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो यहाँ 10 रख दिया, तो ये तो हमारा 0 हो गया। 2 5 10, 5 5 5, s = 125। तो हमारा आंसर क्या होगा? 125 मीटर। तो इसका आंसर हमारा हो गया 125 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, तो बढ़िया सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला भी आपको पता चला क्या? डिस्टेंस का, s = ut प्लस हाफ at²। तो अब इसके बाद हम बात करें इसकी, एक कण r, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कण r त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। एक पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में ट्रेवलिंग कर रहा है। आधा चक्कर पूरा हो जाने पर दूरी तथा विस्थापन होंगे। तो कह रहा है सपोज हमने ये मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है r, इस तरीके से मोशन कर रहा है। अब कह क्या रहा है कि
आधा चक्कर पूरा हो जाने पर वो विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी हो गई। तो सपोज हमने मान लिया ये ए से चलना शुरू करता है और चक्कर लगाता हुआ बी पर पहुंच जाता है। तो देखिए हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है और विस्थापन पूछा जा रहा है। देखिए दूरी क्या होती है, दूरी टोटल डिस्टेंस इंटरवल होती है, जितनी भी टोटल डिस्टेंस इंटरवल करनी है वो हमारी दूरी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमसे बात कर रहा है दूरी की, तो दूरी ये हमारा ए बी चल के आएगा। तो ए बी दूरी क्या होगी, पूरे सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, लेकिन इसने आधा चला है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल पाई आर। लेकिन ये क्या ही है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी आ गई पाई आर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल पोजीशन यहाँ है, बीच की दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट हम ये लेंगे। तो इतना आर है, ये भी आर, तो टोटल कितना हो गया 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 2r, तो जो आंसर आएगा पाई आर हो गया डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पहले पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट बाद में पूछा गया है, तो पाई आर और 2r। तो देखिए पाई आर और 2r कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्लियर हो जाएगा, पाई आर एंड 2r। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड ए और बी 110 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं। ए और बी हैं, मतलब दो पिंड हैं, ये 1100 मीटर की ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं। सॉरी, 2 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम के दो पिंड हैं ए और बी, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा 2 किलोग्राम का, एक 4 किलोग्राम का है। उनको 1100 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। कह रहा है ये एक साथ गिराए जाते हैं, तो बताओ धरातल पर ए पहले पहुंचेगा या बी पहुंचेगा या ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हमसे कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ गिराए तो जा रही हैं, एक भारी है एक हल्का है। कह रहा है पहले कौन सा पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो ये बात ध्यान रखो, पृथ्वी पर पहुंचना मतलब टाइम की बात हो रही है। तो टाइम जब हम निकालते हैं, ये 1100 मीटर मतलब दूरी है, तो जब हम दूरी और टाइम का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि S इक्वल टू फार्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल टू हमारा होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। तो जब द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है तो मतलब क्या हुआ, चाहे हल्का हो या भारी हो वो सेम समय लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो धरातल पर ए पहले पहुंचेगा, गलत। धरातल पर बी पहले पहुंचेगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात कर लेते हैं। ये भी हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो क्या है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देखते हैं। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 74 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका त्वरण देखिए। अब हमसे एक्सेलरेशन कह रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो गति के तीनों समीकरणों पर बेस्ड हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। न्यूटन के जो 3 लॉ थे, पहला क्या था v बराबर u प्लस AT, दूसरा vs बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे कह रहा है एक कार की गति 10 सेकंड में, तो टाइम हमारा कितना है 10 सेकंड, 20 से 74 हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, ये है 20, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं, ये कितना है 74। कह रहा इसका त्वरण कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा। तो त्वरण हमें निकालना है। तो देखिए v इक्वल टू होता है u प्लस AT, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू की यहाँ से वैल्यू निकालू तो 74 माइनस 20 54 आया। अब देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, लेकिन जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर में दी गई है। तो याद रखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, तो हमारा क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे रख दीजिए एक्सेलरेशन के लिए
15 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है हमारा 10 सेकेंड, तो 15 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1.5, तो हमारा त्वरण कितना होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण कितना होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 20 न्यूटन का बल होता है फोर्स, F बराबर 20 न्यूटन, कितने किलोग्राम के पिंड पर काम करता है 4, तो M बराबर 4 kg। उसमें त्वरण क्या है एक्सेलरेशन, तो एक फार्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma, या हम बोल सकते हैं फादर बराबर माँ। इसको याद करने का तरीका क्या है, फादर बराबर माँ। तो F की वैल्यू कितनी है 20, मास है 4, एक्सेलरेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली 4 डिवाइडेड बाई 20 मींस 5, इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसमें त्वरण कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो ये हमारे रेस्ट एंड मोशन क्वेश्चन से चैप्टर से ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इस छोटे छोटे तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान है, और ये अभी रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तैयार करते रहिए इनको, जितनी भी मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ फिजिक्स के चैप्टर की, उनको अच्छी तरीके से